अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका जावेद सर। आज हम एनएसएस सीरीज का एक और टॉपिक एक और सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम रहेगा ऑसिलेशंस। इसमें हम क्या करेंगे, ऑसिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपका आने वाला जो एग्जाम होगा नीट का उसमें बूस्ट हो जाएगा और मोस्ट लाइकली इन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आसपास क्वेश्चंस आने वाले। तो करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन है एसएचएम का, ऑब्वियसली एसएचएम का ही होना चाहिए, लेकिन इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं बेटा। एक कंसेप्ट यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। फिर इन दोनों का रेशियो निकाला है, लेकिन किस डिस्टेंस पे, हाफ ऑफ इट इज एम्पलीट्यूड। तो सिंपल सी बात है, हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट हाफ ऑफ इट इज एम्पलीट्यूड। तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और अगर आपको याद होगी इसकी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगी। तो यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, कहां पे निकालना है हमें, ये हाफ ऑफ इट इज एम्पलीट्यूड, दैट मींस पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2। तो इसको हम पुट करेंगे यहां पे x के बदले, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x के बदले क्या लिखेंगे, a/2, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी विल इवेंचुअली बी इक्वल टू बेटा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बनेगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी बराबर, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू बेटा 4 2 8 और ऊपर 3 भी है, ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसको हम नोट करके रखेंगे, ये रही काइनेटिक एनर्जी, कहां पे, 8a/2। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, अगर आपको फॉर्मूला याद होगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अगेन कहां पे देखना है, हाफ ऑफ इट इज एम्पलीट्यूड। अगेन यहां पे हमें x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 करना है, तो u विल बी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर के बाद x के बदले क्या लिखना है, a/2, मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब 4 आएगा। तो u विल बी इक्वल, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 2 8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, बस अब रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे हम बेटा, तो रेशो निकालेंगे K डिवाइडेड बाय U। हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर काइनेटिक एनर्जी नीचे पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो K डिवाइडेड बाय U करना है। तो लिखो, हमें डिवाइड करना है इन दोनों को, राइट साइड 3 डिवाइड बाय 8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, डिवाइड करना है 1/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 3 डिवाइड बाय 8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, और यहां पे बचेगा 3 डिवाइड बाय 8, डिनोमिनेटर में यहां पे बचेगा 1 डिवाइड बाय 8, और यहां पे यू कैन कैंसिल आउट दिस 8 एंड दिस 8 विल कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा 3 डिवाइड बाय 1, और आंसर आएगा 3:1. This will be the answer of this question, or you can check the answer, and 3:1 option number B is the correct answer. I am sure बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट भी समझ आया होगा। हमने क्या यूज किया, सिंपल फॉर्मूला यूज करनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, फिर डिवाइड करना है, नथिंग डिफरेंट। बस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन। हमारे पास जो ऑप्शंस में 4 फंक्शंस गिवन है, इन फंक्शंस में हमें
चेक करना है कौन सी फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो फंक्शन होगी उस फंक्शन को हम बोलते हैं बेटा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो रिपीट होती है, जो फंक्शन रिपीट होती है बेटा, और यही पीरियोडिक फंक्शन होगी जो एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिए बेटा, तो पीरियोडिक मोशन के लिए पीरियोडिक फंक्शन जरूरी है। तो इन चार ऑप्शंस में आपको ढूंढना है पीरियोडिक फंक्शन कौन सी होगी, क्योंकि जो पीरियोडिक फंक्शन होगी बेटा वही रिप्रेजेंट करेगा पीरियोडिक मोशन को। और पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल जो है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइन फंक्शन, साइन एक्स और cos x. These are the two most important trigonometric functions which are periodic functions. When they are periodic functions, they will represent a periodic motion. तो आपको चेक करना है sin x और cos x. sin x भी periodic function है, cos x भी periodic function है, और इन दोनों का एडिशन अगर होगा sin x प्लस cos x, ये भी periodic function होगी और ये भी periodic motion को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो हम देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी, यू कैन चेक साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसी फंक्शन है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड व्हेन इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन दिस विल रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन। दिस इज द आंसर। बाकी आप तीन ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। ई रेज पावर ओमेगा टी ये फंक्शन जरूर है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ये लॉग फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। इसी तरह ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। जब ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है तो ये पीरियोडिक मोशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो आई एम श्योर बेटा ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। Phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion is, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आ चुका है रिसेंटली नीट में भी। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपली कैसे करेंगे, हमें फेज को समझना होगा, फिर फेज डिफरेंस आसानी से समझ आएगा। इसके दो तरीके दिखाऊंगा मैं, एक कन्वेंशनल तरीका और दूसरा शॉर्ट मेथड भी दिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हम कुछ यूं करेंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होनी चाहिए और एक्सेलरेशन की इक्वेशन होनी चाहिए और उसी से हमें ये आंसर मिलेगा। तो इफ यू रिमेंबर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बेसिक इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। दिस इज अ बेसिक इक्वेशन। आई एम श्योर ये इक्वेशन सबको पता होगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और साइन ओमेगा यहां पे एक्चुअली कभी कभी प्लस फाई नॉट भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बेटा एज्यूम करते हैं कि एसएचएम जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां पे खाली साइन ओमेगा टी आएगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। चूंकि आपको ये फार्मूला y से भी याद होती है, इसकी डिफरेंशिएशन करके ये बनेगा a और साइन ओमेगा की डिफरेंशिएशन आएगी cos ओमेगा टी और यहां पे ओमेगा टी का ओमेगा भी आएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। और यहां पे अगर आप देखोगे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो π/2 होता है। अगर ये क्वेश्चन कुछ यूं होता, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इसका आंसर होता π/2। π/2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v। सर वो कैसे, क्योंकि x में डिस्प्लेसमेंट में साइन फंक्शन है और वेलोसिटी में कॉस फंक्शन है। साइन और कॉस हमेशा डिफरेंट होता है, इनके बीच में डिफरेंस होती है π/2 की। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जो हमारे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे। कर लो डिफरेंशिएशन एंड ये फार्मूला भी वैसे भी आपको याद होगी, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा
टी। और अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन है, तो इनके बीच में भी π/2 का फेज डिफरेंस होगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ यूं होता कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तब भी इसका आंसर π/2 होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स एंड ए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, और इनके बीच में x और v के बीच में π/2, v और a के बीच में π/2, दैट मीन्स बेटा x और a के बीच में होगा π/2 प्लस π/2, इसका आंसर पाई आएगा बेटा, इसका आंसर पाई रेडियंस आएगा। हमेशा के लिए याद रखना, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and velocity is π/2, velocity and acceleration is π/2, but between x and a displacement and acceleration is pi radians। तो इसका दूसरा शॉर्ट मेथड क्या है? इसका शॉर्ट मेथड भी है बेटा, y से भी आप कर सकते हो। हम यूजुअली क्या करते हैं, एक ऐसा क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, यहां से हम वेलोसिटी दिखाएंगे और यहां पे हम एक्सेलरेशन दिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब एंगल देखो, x और v के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, मतलब x और v के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री मतलब π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था x और a के बीच में, x और a के बीच में यू कैन चेक द एंगल दैट इज 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियंस, दैट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट। आई एम श्योर बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by। क्वेश्चन में displacement given है, this is the displacement given है, आपको बोलना है इस SHM का एम्पलीट्यूड कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो बहुत आसान क्वेश्चन भी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है इस रिलेशन को, और आपको ढूंढना है, आपको कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM। तो कंसेप्ट, फिर से यहां पे कंसेप्ट सीखना है। एक क्वेश्चन खाली क्वेश्चन नहीं होता बेटा, एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छुपा होता है। आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझा, आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां पे इस क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली देखेंगे। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन जब होती है, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में हमारी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो यूजुअली होती है, चाहे x से रिप्रेजेंट करो या y से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो हमारे पास बेसिक फार्मूला है a sin ओमेगा t। sin ओमेगा t इसलिए यहां पे हम एज्यूम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुई है मीन पोजीशन से। तो ये सबको पता होगा, यहां से आप पहचान सकते हो a इज द एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है? a, एम्पलीट्यूड है a। अच्छा, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है सर cos ओमेगा t क्यों आया, हमने तो sin ओमेगा t सुना है। sin ओमेगा t का मतलब SHM स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से, cos ओमेगा t का मतलब SHM स्टार्ट होता है एक्सट्रीम पोजीशन से। तो यहां पे अगर आपको ढूंढना होगा एम्पलीट्यूड क्या है, यहां पे cos का कोफिशिएंट देखो, cos का कोफिशिएंट है b, तो यहां पे b है एम्पलीट्यूड, तो पहचान सकते हो, सिंपल कंसेप्ट है ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे पास इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, इन दोनों का एडिशन होता है। वो क्या? a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। अक्सर आप ये भी देखोगे सर इसका मतलब क्या है, याद रखना बेटा, इसका मतलब है हमारे पास दो SHMs है, ये रिप्रेजेंट करता है दो SHMs को। These are two SHMs perpendicular to each other, perpendicular to each other बेटा याद रखना, ये होता है, ये दो SHMs रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि एक में साइन है, दूसरे में कॉस है। जैसे कि मैंने
लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, साइन और कॉस डिफर करते हैं बाय पाई बाई 2 रेडियन, बाय पाई बाई 2 रेडियन, मतलब ये दो SHMs रिप्रेजेंट करते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपको याद होगा वेक्टर्स में, जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यूज होगा यहां पे। इसका एम्पलीट्यूड अगर आपको निकालना होगा, एम्पलीट्यूड होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना हमेशा के लिए, जब भी ऐसी रिलेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है दो परपेंडिकुलर SHMs को। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ए नॉट भी ऐड हुआ है। सर यहां पे क्वेश्चन में कुछ अलग ही बात डिस्कस हुई है, y इज इक्वल टू ए नॉट, बाकी क्या है प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो हमेशा के लिए याद रखो बेटा, हमेशा के लिए याद रखो बेटा, हमेशा के लिए याद रखो बेटा, जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट ऐड करेंगे इससे क्या होगा, इट डज not vary its amplitude, it does not vary its amplitude। मतलब अगर ये ए नॉट हो या ना हो, इसके होने या ना होने से इसके एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सर अगर ये नहीं होगा तो ये तो ऊपर वाला केस ही बनेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो इसका एम्पलीट्यूड फिर तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा। बिल्कुल सर, अगर ये ए नॉट अब होगा तब इस ए नॉट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके एम्पलीट्यूड पे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड अभी भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, एंड इसका अभी भी एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, चाहे ये ए नॉट हो चाहे ये ना हो, इसके होने से ना होने से इसके एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर बेटा ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक नए टाइप का एक क्वेश्चन है, एक पेंडुलम है, हमारे पास एक पेंडुलम है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि हमें डायग्राम बनाने की जरूरत होगी, बिल्कुल भी नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये क्वेश्चन कभी आपको लगेगा बड़ा है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम की बात हो रही, इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां से एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब SHM हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज, क्वेश्चन में जरा देखो, क्वेश्चन वही से किया होता है, इंफॉर्मेशन वही से गिवन है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होगी आसान होगा हमारे लिए इसका सॉल्यूशन निकालना। तो क्वेश्चन में पहले ही एक्सेलरेशन गिवन है, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही से गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन कहां पे है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट पे इतनी एक्सेलरेशन है। तो आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है, बताओ अगर ये इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल करोगे आपका टाइम पीरियड कितना निकलेगा। मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए सर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड बराबर होता है एक दो फार्मूला से, एक सिंपल फार्मूला है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ये भी तो एक फार्मूला है। ओमेगा पता होगा आपको, ओमेगा पता चलेगा तो हमारा टाइम पीरियड निकलेगा, तो हम ओमेगा निकालने की तलाश करेंगे, वो यहां से निकलेगा। एक्सेलरेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इसकी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी बेसिक फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर
एक्स, याद रखना बेटा, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर नहीं पता आपको तो आज के बाद हमेशा के लिए याद रखो, एक्सेलरेशन की बेसिक फार्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बता के चलो। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे खाली, तो इस नेगेटिव साइन को हम स्किप भी कर सकते हैं, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 20 गिवन है, इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स भी गिवन है 5। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 5, बेसिक मैथमेटिक्स 6th क्लास की मैथमेटिक्स 4 के बराबर आएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब सर ओमेगा तो 2 के बराबर आएगा, ओमेगा 2 के बराबर आएगा, 2 रेडियन पर सेकंड आएगा एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है सर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा तो निकाला हमने, तो गेम इज एक्चुअली ओवर। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा के बदले 2 लिखेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा बेटा, तो यहां पे आएगा पाई सेकंड टाइम पीरियड, पाई सेकंड से इसका आंसर, यू कैन चेक द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पाई सेकंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर ये क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको बेटा, जो कि हर साल अक्सर बार आया हुआ है, नीट में भी JEE में भी, तो आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए अब मुश्किल नहीं होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वही करेंगे। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन है 3 सेंटीमीटर बेटा, ध्यान से देखना, 3 सेंटीमीटर गिवन है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जब कहां पे है पार्टिकल 2 सेंटीमीटर, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर, एक्स गिवन है 2 सेंटीमीटर, x is equal to 2 centimeter, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration, मतलब velocity और acceleration बराबर है, इनका magnitude दोनों का बराबर है, जितना velocity है उतना acceleration है। इनफैक्ट क्वेश्चन में टर्म magnitude यूज हुई है, that means it is better to write it like this, v magnitude is equal to a magnitude, ये गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। देखो क्वेश्चन को फ्रेम किया मैंने, गिवन क्या है, एम्पलीट्यूड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और ये भी कंडीशन गिवन है, इस एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल सर, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब इफ यू कैन कैलकुलेट दिस ओमेगा यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड, हो गया। और ये ओमेगा निकालने के तलाश में हम निकलेंगे और यूज करेंगे ये कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, अगर आपको याद है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन में गिवन है, और अगर आपको याद होगा वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता है बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बता बेटा, ये सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस क्यों मैंने स्किप किया, क्योंकि क्वेश्चन में टर्म मैग्नीट्यूड यूज हुआ है, जब मैग्नीट्यूड टर्म यूज होगी तो एक्सेलरेशन में जो नेगेटिव साइन है उसको हम स्किप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ पे ओमेगा एक ओमेगा कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये एक्स यहाँ पे आएगा, वहां पे क्या बचेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब कर लो इसको सॉल्व, तो यहां पे ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ ए तो गिवन है ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो 2 गिवन है, ये 2 स्क्वायर 4 बनेगा,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2, इसका स्क्वायर 4 बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 5, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 4, ये क्या निकला, ओमेगा निकला। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है बेटा, हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है। टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, मतलब किसके बराबर निकलेगा, 2 पाई ओमेगा तो निकाला हमने अंडर रूट ऑफ 5 बाई 4। 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गलत हुआ है, डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स है, ठीक है बेटा, यहाँ पे खाली एक्स है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, मतलब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, यू कैन कैलकुलेट, ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे 4 पाई डिवाइड बाई रूट 5 बनेगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन check the options better, 4 pi divided by root 5, 4 pi divided by root 5, option number C is the correct answer, option number C is the correct answer, and I am sure ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्राफ का क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें एक सिंपल कंसेप्ट हम यूज करेंगे, कोई लेंथी मेथड यूज नहीं करेंगे हम, ऑल्दो इसके 2-3 तरीके होते हैं करने के, लेकिन हम सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका और कंसेप्चुअल तरीका, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक हम यूज करेंगे, नहीं, मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे, फिजिकल कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल a cos ओमेगा t, क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है। सर ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है SHM की, SHM में जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल a cos ओमेगा t। बाय डिफॉल्ट अक्सर हम a sin ओमेगा t देखते हैं बेटा, वो तब जब ये गिवन होगा, जब ये हम एज्यूम करते हैं कि अगर SHM स्टार्ट होगा मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे cos ओमेगा टी नहीं sin ओमेगा टी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में sin ओमेगा टी नहीं, क्वेश्चन में वही गिवन है, ये sin ओमेगा टी नहीं लेना है, cos ओमेगा टी लेना है, मतलब SHM स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन से। और अगर इसका ग्राफ मुझे डालना होगा, इसका ग्राफ डालना होगा मुझे x वर्सेस, ध्यान से देखना बेटा, x वर्सेस टाइम, x वर्सेस टाइम अगर हमें ड्रा करना होगा ग्राफ, हम कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, इक्वेशन की तरफ देखते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। इस इक्वेशन में कौन सी फंक्शन है बेटा, इस इक्वेशन में कॉस फंक्शन है, और कॉस फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कॉस फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होगा a होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे ड्रा किया मैंने, क्योंकि x की इक्वेशन में cos फंक्शन गिवन है, cos फंक्शन का ग्राफ जैसा cos का ग्राफ आएगा वैसा ही ग्राफ x का भी होगा, क्योंकि x में cos फंक्शन है। अब क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन की तरफ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ आपको देखना है। तो हम देखेंगे एक्सेलरेशन और टाइम की रिलेशन क्या है। अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन होता है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो सबको पता होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो गिवन है क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो यहां पे a cos ओमेगा टी आएगा। तो इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर a, और यहां पे फंक्शन क्या आएगी, ये माइनस हम cos के साथ भी रख सकते हैं बेटा, cos ओमेगा t। तो अब मुझे आप बताएं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कौन सी फंक्शन है, cos ओमेगा t नहीं बेटा, cos ओमेगा t नहीं है, माइनस cos ओमेगा t है, मतलब इसका ग्राफ क्या cos के जैसा आएगा, नहीं, cos के जैसा नहीं आएगा, माइनस cos के जैसा आएगा। सर cos के जैसा और माइनस cos के जैसा, इनमें क्या डिफरेंस है, अगर ये cos
ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, याद रखना। माइनस क्या करेगा, इसको कंप्लीटली अपसाइड डाउन करेगा। अब कंप्लीटली अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब ये पॉइंट नीचे आएगा, ये ग्राफ कंप्लीटली, आप देखो क्या ये ग्राफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन कुछ ऐसे होगा। यहां पे आप माइनस है, ये एम्पलीट्यूड माइनस ए आएगा, ये यहां पे प्लस ए आएगा। लेकिन याद रखे बेटा, अब ये जो ग्राफ है ये माइनस कॉस ओमेगा टी का है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी मतलब एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन आएगी, यहां से टाइम आएगा। तो आप देखो ये ऐसा ग्राफ इन ऑप्शंस में कहां पे है, अगर आप देखोगे ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, अगर ये ग्राफ आप देखोगे, ये वाला ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस जैसा है। ये वाला ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये वाला ग्राफ साइन के जैसा है। और अगर आपको याद होगा ये वाला ग्राफ माइनस साइन के जैसा होगा, साइन का उल्टा। और ये वाला ग्राफ माइनस कॉस, ये वाला ग्राफ माइनस कॉस ओमेगा टी का आएगा। दैट मीन्स करेक्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, करेक्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये वाला ग्राफ आएगा। आई एम श्योर बेटा ये कंसेप्ट भी आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिकल मोशन ऑफ ए शिप एट सी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, where x is the vertical height of the ship in meters above its mean position. If it oscillates through a height of 1 meter, the maximum vertical speed will be acceleration is। देखते हैं, मैं समझाता हूं क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा मैं इसका आउटलाइन, ये एक इमेज बनाऊंगा, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ऑल्दो मैंने पहले भी बोला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिंपली आप डेटा इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन चलो मैं दिखाता हूं, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम भी बना के दिखाते हैं। तो हमारे पास एक शिप है, शिप एट सी। ध्यान से देखो, मूवीज में तो देखा होगा, क्योंकि हम कश्मीर में, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पे समंदर वगैरह ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और शिप भी नहीं देखा होगा आप, सिर्फ टीवी मोबाइल फोन में देखा होगा। इतना तो सबको पता होगा अब कि शिप समंदर में होता है, ये भी सबको पता है। और शिप की शेप कुछ यूं होती है, मोर और लेस, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा, ये जब समंदर में, जब ये किसी सी में, जब ये किसी ओशन में शिप चल रहा होता है, कभी कभी इस पानी की वजह से इस शिप को कभी अप एंड डाउन मोशन होती है। अगर आपने कभी देखा होगा, इस शिप में कभी अप मोशन होती है, कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। आपको नहीं लग रहा है इसमें ऑसिलेशन हो रही होती है, टो एंड फ्रो मोशन होती है। और कभी ना कभी ये टो एंड फ्रो मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बन सकती है। वही वाला केस इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो एक शिप है, इसकी इक्वेशन गिवन है। अच्छा, इक्वेशन से पहले मैं बताता हूं, इट ऑसिलेट्स थ्रू ए हाइट ऑफ, ये मैक्सिमम हाइट तक कितना जा रहा है, 1 मीटर। याद रखना क्वेश्चन में गिवन है ये 1 मीटर एम्पलीट्यूड होगा। व्हाट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड बेटा? एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है ना, यहां पे हाइट होगी, तो मैक्सिमम हाइट है 1 मीटर, मतलब एम्पलीट्यूड है 1 मीटर। और क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट d2x डिवाइडेड बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस, और 4 यहां पे 4x, यहां पे 4x है, मतलब -4x। ये इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? याद रखना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। मैं समझाता हूं। हमारे पास एसएचएम में एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, अगर आपको याद होगा बेटा, वो होती है d2x डिवाइड बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये जनरल इक्वेशन है एसएचएम की, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन है, d बाई dt है, d2 बाई dt2 है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो यहां पे आप देखोगे राइट साइड में माइनस और x के बीच में क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है,
और राइट हैंड साइड में नेगेटिव और एक्स भी मेज कर रहा है, नेगेटिव और एक्स भी मेज कर रहा है, बचा क्या यहाँ पे 4, वहां पे ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो सर 4 है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ओमेगा किसके बराबर निकलेगा? ओमेगा निकलेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 4, मतलब 2 निकलेगा, ओमेगा निकलेगा 2। तो क्वेश्चन में बोला गया इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन भी देखेंगे, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आपको याद होगा एसएचएम में वी मैक्सिमम किसके बराबर होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर? बेटा ये याद होना चाहिए, ओमेगा ए के बराबर। What is omega A? It is the maximum velocity of simple harmonic oscillator, which is actually at its mean position. तो ओमेगा भी पता है आपको, ओमेगा किसके बराबर है? 2, और एम्पलीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर 1। तो इसकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, सॉरी, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड, मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड किसके बराबर आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, विल बी 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप एक्सेलरेशन भी चेक करते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। ये भी बेटा पता होना चाहिए आपको, ओमेगा स्क्वायर ए इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ओमेगा किसके बराबर निकला? 2, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये बनेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब स्पीड की बात है, मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड किसके बराबर है? 2 मीटर पर सेकंड। ये 1 मीटर पर सेकंड तो नहीं आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। दिस आंसर विल बी, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपने बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअली समझा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। एक और क्वेश्चन है, ऑसिलेशन के रिगार्डिंग है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिगार्डिंग है, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक स्प्रिंग वाली डायग्राम है। ठीक है, a mass is suspended separately by 2 springs of spring constant K1 and K2 in successive order. The time period of the oscillations in the two cases are time T1 and T2 respectively. The same mass is suspended by the connecting the 2 springs in parallel, whatever जो भी है। इस डायग्राम को डिस्कस किया गया है इन लाइंस में, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। ये एक मास है, अगर ये मास इस स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड होगा, अकेले, अकेले की बात हो रही है, अकेले की बात हो रही है। अगर ये मास अकेले सस्पेंडेड होगा विद दिस स्प्रिंग 1, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसके साथ अगर ये ऑसिलेट करेगा, इसके साथ इसका टाइम पीरियड होगा T1। क्वेश्चन वही से कह रहा है T1। व्हाट इज T1? इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मास व्हेन इट इज सस्पेंडेड सेपरेटली विद दिस स्प्रिंग 1। अच्छा सर, अगर स्प्रिंग 2 के साथ ये सस्पेंडेड होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसके साथ जब ये ऑसिलेट करेगा, इसके साथ इसका टाइम पीरियड होगा T2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ये मास, जो कि डायग्राम में एक्चुअल डायग्राम जो है, अगर ये मास इनके साथ ऐसे सस्पेंडेड होगा, कैसे सर? ऐसे, ऐसे कैसे? ऐसे मतलब अगर ये स्प्रिंग्स हम पैरेलल लेंगे, फिर इनके साथ हम मास कनेक्ट करेंगे, फिर ये ऑसिलेट करेगा सिस्टम, फिर बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। एक्चुअली टाइम पीरियड नहीं पूछा गया है, फिर ये रिलेशन पूछी गई है, इनमें से कौन सी रिलेशन ट्रू होगी, करेक्ट होगी? टाइम, अच्छा ये बोला गया है यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है, ऐसे अगर ये ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड T गिवन है, फिर बताओ इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो बेटा, सिंपल कंसेप्ट है। सॉल्यूशन, अगर आपको याद होगा टाइम पीरियड ऑफ, इसको हम बोलते हैं बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम कंसिडर किया जाता है, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका टाइम पीरियड, इफ यू रिमेंबर, बेसिक फार्मूला है, टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k, m मास डिवाइडेड बाई k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये जनरली मैं लिख रहा हूं अभी, ये टाइम पीरियड होता है। और यहां पे स्प्रिंग्स डिफरेंट गिवन है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं बेटा ये टाइम पीरियड
बराबर आएगा ये 2 पाई एंड रूट एम, कॉन्स्टेंट ही तो है, इसके बाद एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाई के अंडर रूट के, ऐसे आएगा। हम लिख सकते हैं ना बेटा इसको ऐसे। सर ये सी कहां से आया? ये सी मैंने लिखा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम के बदले, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, उसके बदले मैंने एक कॉन्स्टेंट लिखा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर ये टाइम पीरियड है, ये T1 किसके बराबर होगा? बता इसी से, T1 किसके बराबर होगा? व्हाट इज T1? T1 इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग, जब ये अकेले होगा इस मास के साथ, इसका टाइम पीरियड T1 है। ये T1 किसके बराबर? इसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट तो C आएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 आएगा। सर T2 किसके बराबर आएगा? T2 आएगा ना C डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ K2। ये दो केसेस, ये दो चीजें आपको यहां से ये निकली, ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये यहां से मैंने लिखा। रूट K है यहां पे, और यहां पे रूट K1 है, यहां पे रूट K2 है, यहां पे K है, ये K किसके बराबर है? व्हाट इज दिस टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड पूरे सिस्टम का है, और ये K पूरे सिस्टम का है। अब ये बताओ कॉम्बिनेशन कौन सी है? कॉम्बिनेशन है पैरेलल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बेटा इफ यू रिमेंबर, जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होते हैं, जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बराबर K1 प्लस K2। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ, यहां से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से अगर मैं बताऊं, इसको स्क्वायर करेंगे, यहां से K निकालो आप, K कैसे निकलेगा? यहां पे स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे, T स्क्वायर विल बी इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे, ये बनेगा C स्क्वायर डिवाइड बाई K, C स्क्वायर डिवाइड बाई K, तो यहां पे K बनेगा बराबर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। जरा देखो बेटा ध्यान से, यहां पे K बनेगा बराबर C स्क्वायर बाई T स्क्वायर, तो यहां पे K1 किसके बराबर आएगा? अगर मैं इसी तरह बताऊं K1 किसके बराबर आएगा, वो बनेगा C स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर। K2 किसके बराबर आएगा? C स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर। तो इस फार्मूला से इस K के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सर इस K के बदले हम लिख सकते हैं ना C स्क्वायर डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? इज इक्वल टू, सर K1 के बदले क्या, अगर K के बदले लिख सकते हैं C स्क्वायर बाई T स्क्वायर, K1 के बदले लिख सकते हैं C स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर, और K2 के बदले लिख सकते हैं C स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर। एंड अगर इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, ये C स्क्वायर और C स्क्वायर अक्रॉस द इक्वेशन कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे 1 अपॉन T स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं ना T रेज़ पर -2। 7th क्लास की मैथमेटिक्स, 1 बाई T स्क्वायर T रेज़ पर -2 इज इक्वल 1 डिवाइड बाई T1 स्क्वायर, ये बनेगा T1 रेज़ पर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, ये भी ऊपर जाएगा T2 रेज़ पर -2। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, एंड यू कैन चेक द ऑप्शंस, आपको ये ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं, T रेज़ पर -2 इज इक्वल टू T1 रेज़ पर -2 प्लस T2 रेज़ पर -2। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के एक दो तरीके हैं, एक ही तरीका दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे नीट वाले बच्चों को इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी लंबी लगती है, और JEE वालों के लिए ठीक है, उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, लेकिन जो PCB वाले होते हैं, नीट वाले होते हैं, उनको मैं एक शॉर्ट मेथड, एक ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा आपको बेटा, नॉर्मली इसको 2-3 मिनट लगते हैं, मैं आपको इसको 10 सेकंड में करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए पीरियोडिक मोशन इज गिवन बाय दिस। पीरियोडिक मोशन में इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, जरा लिखते हैं उस इक्वेशन को, लिखते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, y इज इक्वल टू 4, फिर है cos स्क्वायर t/2, और फिर है sin 1000t, ये है इक्वेशन। और क्वेश्चन में पूछा गया है दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, may be considered as the result of superposition of n independent harmonic oscillations। कहता है ये क्वेश्चन कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बनी हुई है n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेशन के सुपरपोजिशन से। मतलब कितने SHMs मिले होंगे,
कितने SHM सुपर इंपोज हुए होंगे, समझो बात को, कितने, ये एक SHM है, ये एक SHM है, ये एक SHM है, बहुत सारे SHMs है, कितने SHMs मिलके इस डिस्प्लेसमेंट को बनाएंगे? ये डिस्प्लेसमेंट कितने SHM से बना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही से कह रहा है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट n SHM, n इंडिपेंडेंट SHM से बना होगा तो बताइए n कितना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसको एक्चुअली सॉल्व करना पड़ता है, एक मैथमेटिक्स है, एक लंबी मैथमेटिक्स है, और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। लेकिन स्किपिंग दैट मैथमेटिक्स, और मैं एक सिंपल सा एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक समझो आप, एक शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको समझाता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस काउंट करो, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस काउंट करो आप। तो सर इसमें तो एक साइन फंक्शन है और एक कॉस फंक्शन है, नहीं, दो कॉस फंक्शंस है, एक साइन फंक्शन और दो कॉस फंक्शंस, तो टोटल कितना बना, 2 + 1 3। मतलब समझो ये 3 इंडिपेंडेंट SHM से बना होगा। ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितने SHM से बना होगा, 3 इंडिपेंडेंट SHM से। तो कैसे किया आपने, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप काउंट करो नंबर ऑफ साइन एंड नंबर ऑफ कोसाइन फंक्शंस। एक साइन फंक्शन, दो कोसाइन फंक्शन, टोटल 3 बने, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If T1 and T2 are the time periods of oscillation of a simple pendulum on the surface of Earth of radius r and at a depth d, this d is equal to, सिंपल क्वेश्चन, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि T1 है टाइम पीरियड, T1 है टाइम पीरियड कहां पे, किसका, सिंपल पेंडुलम का। T1 है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कहां पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे बढ़ने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G। आई एम श्योर ये सबको पता होगा। ये कहां पे है, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन ने वही से बोला है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जब सरफेस ऑफ अर्थ की बात हुई है इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लिया है। G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसीलिए ये है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर बोला गया है 8 एडेप्ट D, टाइम पीरियड है इसका T2। T2 किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाय, ये G जो है ना, अभी ये 8 सम डेप्थ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 8 सम डेप्थ बोला गया है, वहां पे टाइम पीरियड है T2, लेकिन वहां पे G थोड़ी ना लेंगे हम। G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पे 8 सम डेप्थ, यहां पे कौन सी बात हुई है, 8 सम डेप्थ D, D डेप्थ पे अगर टाइम पीरियड ये होगा तो वहां पे G क्या होगा, ये ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा 8 सम डेप्थ D, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बराबर G इंटू 1 माइनस D/R। बेटा ये पता होना चाहिए सबको, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 8 सम डेप्थ D, तो ये टाइम पीरियड होगा एट दैट डेप्थ। तो हम अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, तो ये T2 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। T2 विल बी इक्वल टू 2 पाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाई G, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G, T1 ही तो आएगा, तो इसके बदले हम T1 लिखेंगे बेटा, इसके बदले हम T1 लिखेंगे, डिवाइड बाई, बचा क्या इसमें, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस D/R बचेगा। बताओ, ये क्वेश्चन हो गया 99%। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा, यहां पे स्क्वायर बनेगा ये T2 स्क्वायर, यहां पे बनेगा T1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये डिनोमिनेटर में बनेगा 1 माइनस D डिवाइड बाई R। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई D माइनस R यहां पे आएगा, 1 माइनस D डिवाइड बाई R विल बी इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर यहां पे आएगा।
तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे ये डी बाई आर ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, डी बाई आर इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस टी वन स्क्र डिवाइडेड बाई टी टू स्क्र। जरा देखो बेटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये डी बाई आर ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस डी बाई आर, वहां पे प्लस डी बाई आर बनेगा। तो हमें ये डी तो निकालना है, तो ये डी कैसे निकलेगा? ये आर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टी वन स्क्र डिवाइड बाई टी टू स्क्र इंटू आर मल्टीप्लाई में होगा। यू कैन चेक द ऑप्शंस, डी इज इक्वल टू दिस 1 माइनस टी वन स्क्र डिवाइड बाई टी टू स्क्र, 1 माइनस टी वन स्क्र डिवाइड बाई टी टू स्क्र इंटू आर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिक टाइम गिवन है एसएचएम के 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेकंड्स। तो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे ऐसे ही 5 सेंटीमीटर, और पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम का मतलब टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड भी कितना गिवन है बेटा? 6 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में x से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, द फेज विल बी, फेज कितना होगा? फेज हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ये निकालना है। ये फेज पता होगा तब निकलेगा ना बेटा, तो पहले समझेंगे इस फेज को। इफ यू रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, जो कि हम यूजुअली लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बराबर a sin ओमेगा टी। बेटा याद रखना, साइन के बाद जितना भी आता है, साइन के बाद जो भी आता है, जो कि एक्चुअली एंगल होता है, साइन के बाद हमेशा एंगल आता है, ये ओमेगा टी, इसी को हम फेज बोलते हैं, इसी को हम बेटा फेज बोलते हैं। ये ओमेगा टी आपको निकालना है, ये ओमेगा टी निकालना है, इसी को हम फेज बोलते हैं। यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे हम, जरा ध्यान से देखो, इस y के बदले, इस y के बदले या x के बदले, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इज इक्वल एम्पलीट्यूड, ए क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, और फिर साइन ओमेगा के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ओमेगा इज इक्वल टू, बेटा यही तो सबको पता है, ओमेगा हमेशा बराबर होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है 6 सेकंड्स, तो यहां पे 2 पाई बाई 6 लिखेंगे और स्मॉल टी ऐसे रखेंगे। याद रखना बेटा, हमें ये ब्रैकेट ही निकालना है। तो यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 2/5, 2.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू साइन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहां से 2 और 6, 2 3 कैंसिल होगा, पाई डिवाइड बाई 3 इंटू टी, और यहां पे 2.5 डिवाइड बाई 5 ये बनेगा 1/2, ये बनेगा साइन पाई बाई 3 इंटू टी। तो साइन कब 1/2 होता है? साइन कब 1/2 होता है बेटा? ये तो आपको पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा है। साइन होता है तब 1/2 जब एंगल होगा 30 डिग्री। तो एंगल क्या है यहाँ पे? पाई बाई 3t, पाई बाई 3t, ये एंगल है, ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री मतलब पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस, तब जाके ये साइन बनेगा 1/2, पता होगा आपको। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल होगा, 3 1s are 3 2s are 6, तो यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा बराबर 1/2। ये आंसर नहीं है, ये स्मॉल टी निकला। निकालना हमें 5 है, 5 जरा देखो 5 क्या है? 5 तो ये है ना बेटा, इसका ब्रैकेट क्या है? ये साइन के बाद जो भी ब्रैकेट में है पाई बाई 3 इंटू टी, ये 5 है एक्चुअली, ये निकालना है। इसमें टी की कमी थी, वो हमने निकाला, ये बनेगा बराबर पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा पाई डिवाइड बाई 3 2s are 6, ये आएगा, ये एंगल होता है बेटा, तो ये आएगा पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस। यू कैन चेक द ऑप्शंस, पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो एक और क्वेश्चन है जो ग्राफ के रिलेटेड है। ग्राफ्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान होते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स के बारे में, और कंसेप्ट भी जो इसमें यूज होगा ऑसिलेशंस का उसका भी होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है एक्स टी ग्राफ। एक्स मतलब यहां से एक्स लिया गया है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इसमें से आपको इंफॉर्मेशन अखज करके आपको एक्सेलरेशन निकालने, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम आपको एक्सेलरेशन निकालना। तो आपको पता होना चाहिए पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन होती है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ आएगा एक्स, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी, इसका स्क्वायर करेंगे, और x के बदले हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी। इतना तो आपको पता होगा, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ये 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पे ये t पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, और इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और स्टेप हम लिखेंगे इसमें, a इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर भी आएगा इंटू ए साइन ओमेगा के बदले भी फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर होता है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस ग्राफ का इस्तेमाल करना है। अभी तो हमने इस ग्राफ का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस ग्राफ में से आप देख सकते हो इसका पीक जो है, इस एक्स का पीक है यहाँ पे, पीक मतलब ये एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड 1 है, दैट मींस ए मिला हमें, और हमें कैपिटल टी चाहिए। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कितने टाइम के बाद खत्म होती है। एक ऑसिलेशन एक कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। यहां पे एक ऑसिलेशन खत्म होगी और यहां पे टाइम होता है 8, दैट मींस ये कैपिटल टी होगा, टाइम पीरियड इज 8 सेकंड्स, तो ये कैपिटल टी भी मिलेगा हमें। और अब हमें चाहिए सिंपली ये स्मॉल टी, वो क्वेश्चन है वही से गिवन है। आप बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 8 स्मॉल टी, वही से गिवन है 4 डिवाइड बाई 3, बस इसको सॉल्व करना है बेटा। तो यहां पे a विल बी इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल टी स्क्वायर, कैपिटल टी इज 8 स्क्वायर बनेगा 64, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है 1, एम्पलीट्यूड है 1, और साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इज 8 इंटू स्मॉल टी इज 4 बाई 3, बस कुछ नहीं करना। तो यहां पे 4 1s are 4 2s are 8, और ये 2 कैंसिल होगा, यहां पे साइन पाई बाई 3 बनेगा, साइन पाई बाई 3। तो ये एक्सेलरेशन बनेगी बराबर एक्सेलरेशन 4, यहां पे ये कैंसिल होगा, 4 1s are 4 16s are, तो ये बनेगा माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 होता है साइन 60, साइन 60 होता है बराबर रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे आएगा रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आएगा बेटा बराबर माइनस पाई स्क्वायर और रूट 3 साथ आएगा, 16 2s are बनेगा, 16 2s are बनेगा 32 बेटा, 16 2s are 32, that will be the answer. You can check the options. minus pi square divided by 32 into root 3. This option number D is the correct answer. You can check this. तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम, द टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2 सेकंड्स। यहां पे ये 2 सेकंड्स आएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन में गिवन है सरफेस ऑफ अर्थ पे टाइम पीरियड है, सरफेस ऑफ अर्थ पे टाइम पीरियड है, अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड एक्चुअली बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई जी, L डिवाइडेड बाई जी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 सेकंड के बराबर है। मतलब अगर एक सिंपल पेंडुलम या अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम अर्थ पे ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा गया है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड ऑन द मून। कहां पे, मून पे,
जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 1 डिवाइड बाई, ये बेटा याद रखिए, ये 1 डिवाइड बाई 6 है, 1 डिवाइड बाई 6, 1/16 नहीं है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई है, करेक्शन है यहाँ पे, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। मतलब आपको मून पे एट द मून, एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ मून, एट द सरफेस ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होती है 1/6, दैट इज g डिवाइड बाई 6। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 1 डिवाइड बाई 6 जब करेंगे ये बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा मून पे, tm, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइड बाई g, के बदले लिखेंगे g डिवाइड बाई 6, g डिवाइड बाई 6। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा, तो हो गया आंसर इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा l डिवाइड बाई जी इंटू 6, न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहां पे ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ये 2 सेकंड्स के बराबर है। तो मून पे इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, इसके बदले 2 लिखेंगे और ये 6 रूट में ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 2√6 सेकंड्स, 2√6 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा आपने, और ये सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ये ऑलमोस्ट इस ऑसिलेशन के पूरे टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल। आज के लेक्चर में हमने एक ऑसिलेशन को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एनएसएस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।